नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात आज चीन के दबंगई की। 2 क्षेत्रों में ये आक्रामकता बहुत साफ है। एक तो वो पड़ोसी देशों के उन क्षेत्रों पर अपना दावा करता रहा है और बढ़ाता जा रहा है जो चीन के क्षेत्र में नहीं आते। दूसरे, उसकी आक्रामकता का एक पहलू है आर्थिक दबदबा। तो सबसे पहले सामरिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता का एक और नमूना आपको दिखाते हैं। बस 1-2 दिन पहले नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें यह साफ नजर आ रहा है कि विवादित क्षेत्र अक्साई चिन में चीन ने किस हद तक निर्माण का काम शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि चीन ने वहां जमीन के नीचे अंडरग्राउंड टनल खोद डाली है। चीन की सेना अंडरग्राउंड बंकर्स बना रही है। तो आपको एक एक करके हमें नक्शों के जरिए दिखा रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। अक्साई चिन में चीन के निर्माण की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं, दिखता है कि उत्तरी लद्दाख के डेप्सांग इलाके के लगभग 60 किलोमीटर पूर्व में चीन की सेना ने सुरंग खोदनी शुरू कर दी है। साफ नजर आ रहा है कि एक नदी के किनारे लगे पहाड़ में कई टनल जो हैं वो खोदे जा रहे हैं। यहां पर चीन 10 से ज्यादा सुरंगें बना रहा है। 18 अगस्त 2023 की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। एक जगह पर 4 सुरंगें दिख रही हैं और सुरंग के प्रवेश द्वार दिख रहे हैं। मक्सर में है ये। सुरंगों की जो लंबाई और गहराई है वो मालूम नहीं है। विशेष एग्जिट और एंट्री रूट्स के साथ बने हैं ये बंकर, और ये बंकर जो हैं उनको पूरी तरह से पुख्ता कर दिया गया है और वो आने जाने की जो जगह है वो भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये नए बंकर जो है बनाए गए हैं और पुख्ता भी किए गए हैं। जो पहचान में जगह आ रही है जहां ये निर्माण हुआ है वो अक्साई चिन में है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्व में है। इस क्षेत्र में जहां चीन गैर कानूनी तरीके से अपना कब्जा जमाए हुए है। आप देख सकते हैं इसमें सैटेलाइट तस्वीरें, जैसे प्रवेश द्वार भी दिख रहा है। यहां पर 18 अगस्त 2023 का ये नक्शा है। हमने कुछ लोगों से भी बातचीत की है जिसमें कि ये बता रहे हैं लोग, जैसे डेमियन साइमन, जिनका कहना है कि भारतीय वायुसेना की जो बढ़त हासिल की गई है उसी की बराबरी करना ये मकसद है। ग्राफिक प्लेट के जरिए आपको दिखा रहे हैं हम। ये देखिए जो जानकार हैं वो क्या कह रहे हैं इस मामले पे। इसके बाद हम आपको बताते हैं सिम टैंक, वो उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि चीन किसी भी बड़ी झड़प की हालत में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। ब्रह्मचलानी सामरिक मामलों के जानकार, उनसे भी बात करने पर उन्होंने कहा कि चीन के पीछे हटने का कोई संकेत नहीं है। नदी घाटी में दर्जनों निर्माण कार्य जो हैं वो चल रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार चीन की जो है दबंगई वो बढ़ रही है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर क्या कहा है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम डिकोडिंग G20 में जब ये बात पूछी गई, एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगालिया ने ये मुद्दा उठाया कि चीन की इस आक्रामकता का क्या मतलब है ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग चंद दिनों में G20 शिखर सम्मेलन में एक दूसरे के सामने होंगे। तो इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि चीन की ये पुरानी आदत है। पहली चीज़ ये है कि जिस तरीके से G20 का अभी तक कन्वर्सेशन चला है उसमें जॉइंट कम्युनिके कितना फिजिबल लगता है, खास करके तब जबकि ठीक इसके पहले चाइना फिर एक मैप रिलीज़ करके जिसको कहते हैं इरिटेशन खड़ा करना, वो कोशिश कर रहा है कि अक्साई चिन अरुणाचल उसका पार्ट है। हम बहुत माइंडफुल हैं इस बात के लिए कि G20 इकोनॉमिक कॉपरेशन का एजेंडा है और वहाँ हमको साइड ट्रैक नहीं होना चाहिए। फिर भी ये चाइना ओवरहैंग तो जाने वाला नहीं है। This is this map which China has put out. Look, China has even in the past put out maps which claim the territories which are not China's, which belong to other countries. This is an old habit of theirs. It is not something which is new. It started in the 1950s. So just by putting out a map claiming territories, some of which are part of India, I think doesn't make that. I mean, these are very much part of India. So I would say, but I would not relate the two countries. I think we are very clear. We are very clear what our territories are. This government is very clear about what we need to defend our territories. You can already see that on our borders. I think there should be no doubt
about that. Just making absurd claims doesn't make other people's territory yours. Let's be very clear on that. इस बीच चीन की तरफ से नक्शा जारी कर भारत के कुछ हिस्सों को अपना दिखाए जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि नक्शा जारी किया जाना एक गंभीर मुद्दा है। मैं तो सालों से कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं लद्दाख से आया हूं भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। चीन की जो ये आक्रामकता है वो नई नहीं है। चीन की आक्रामकता न सिर्फ भारत के साथ बल्कि उसके अपने दूसरे पड़ोसी देशों के साथ भी काफी पुरानी है। आपको दिखाते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए कि भारत के अलावा दक्षिण चीन क्षेत्र में इसका जो अलग अलग देश हैं वो इसके गवाह बने हुए हैं, जैसे कि फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम। ये जो तमाम देश यहां पर हैं, दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे पर वो सवाल उठाते रहे हैं। इस इलाके में एक 9 डैश लाइन है, यानी कि 9 डैश से एक लाइन है जो यू शेप्ड है, और इस यू शेप के अंदर में पूरे क्षेत्र पर चीन जो है वो अपना दावा करता है। इसमें इस यू शेप 9 डैश लाइन के अंदर दक्षिण चीन सागर का 90% हिस्सा आ जाता है, और ये 1940 के चीन के नक्शे से ली गई लाइन है। चीन इस लाइन के अंदर के पूरे जल और थल के क्षेत्र पर दावा करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने 90% पानी पर प्रभुत्व के चीन के दावे को खारिज किया हुआ है। इसके अलावा स्कार्बरो शोल है वहां, जिस पर चीन और फिलीपींस के बीच में लगातार टकराव बना रहा है। तो चीन की जो आक्रामकता है वो धीरे धीरे बढ़ी भी है। अलग अलग क्षेत्रों में वो अपने दावे को बढ़ाता रहा है, दूसरे विवादित क्षेत्रों पर दावा करता रहा है। और इसी कड़ी में ये जो नई सैटेलाइट तस्वीरें या जो मैप दिख रहा है उसमें यही दिखता है कि चीन कैसे विवादित अक्साई चीन क्षेत्र में भी अपने टनल बना रहा है और बंकर्स बना रहा है हथियार के लिए, सैनिकों के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ हमारे साथ हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी, और मंजू सेठ हैं, पूर्व राजनयिक। मंजू सेठ, आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि G20 के पहले जो इस तरह का मुद्दा सामने आया है, जिस पर कल विदेश मंत्री से एनडीटीवी के खास कार्यक्रम डिकोडिंग G20 में सवाल भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि चीन की ये पुरानी आदत है और बेवजह दावा करने से कुछ नहीं होता, लेकिन क्या ये एक इशू हो सकता है कंटेंशन के लिए? वैसे इतिहास है कि कभी भी मुलाकात हुई हो, पर चीन जो है, दोनों देशों के बीच में जब भी मुलाकात हुई है शिखर लेवल पे, फिर भी चीन इस तरह की हरकत से बाज नहीं आता। कैसे देख रही हैं आप G20 के पहले इस मसले को? ये चीन की, जैसे हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा, ये एक पुरानी आदत है उनकी, और ये बार बार अपना जो क्लेम है उसको पुख्ता करने के लिए ये मैप्स रिलीज करते रहते हैं। और इंडिया प्रोटेस्ट करते जा रहा है, लेकिन उनको कोई असर नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा फाइट करने वाला कोई एक्शन जब तक हम नहीं लेंगे जो चीन को भी असर हो, मुझे लगता नहीं वो ये बंद करेंगे। और अब G20 के सामने पहले आने से वो सोच रहे हैं कि अगर कोई बायलैटरल मीटिंग होती है तो हम पहले से इंडिया पे दबाव डालना शुरू कर दें। और आपने देखा है ताइवान भी और अदर एरियाज इन साउथ चाइना सी भी उन्होंने क्लेम कर दिया इस नए मैप में, सेइंग कि ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और ये सारे इलाके हमारे हैं और ये बहुत हमारा एक पुराना क्लेम है। तो ये बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर है, और इसको हमें इंडिया को भी अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। और मे बी हमको शायद ये करना पड़े कि हम तिब्बत को बोले हम उसको अलग रिकग्नाइज करते हैं, चीन का हिस्सा नहीं है, एक इंडिपेंडेंट हिस्सा कंट्री है। और साथ ही में ताइवान को भी बोलना शुरू करें, वन चाइना पॉलिसी से थोड़ा दूर हो जाए। आई थिंक एक ये पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसा करें। पर ये डिप्लोमेसी के लिए कैसा रहेगा? क्या ये वन ताइवान पॉलिसी, या उसके अलावा जब आप बात कर रही हैं तिब्बत की भी, अगर ये होता, और अभी G20 में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने होंगे, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, एक चुनौती ये भी रहती है कि इस क्षेत्र में जब ग्लोबल साउथ की बात होती है और भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की भी बात करता है, और चीन की बहुत यहाँ पर मजबूत मौजूदगी तो है ही, तो भारत चीन
इस दिशा में एक साथ काम करें, ये इस सबके हित में हो। ऐसे में ये एक चुनौती रहेगी। बिल्कुल चुनौती रहेगी, लेकिन अगर हम देखें G20 का जो एजेंडा है और जो फोकस है वो थोड़ा अलग है। और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ ऑफ कोर्स विमेन लेड डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सब इश्यूज पे फोकस रहेगा। लेकिन साथ में लेकिन सीमा विवाद की जो बात आती है ना, क्योंकि जब ब्रिक्स में भी आमने सामने होने की बात थी तो हो रहा था कि क्या मुलाकात के बाद हालात सुधरेंगे, क्या सीमा विवाद जो है उसमें कहीं पर कुछ और नरमी आएगी। आपको क्या लगता है लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, क्योंकि मुलाकातें, बातें और कोर कमांडर लेवल की बातचीत तो बहुत हुई, लेकिन जब जब प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की भी मुलाकात हुई, ऐसा नहीं है कि इससे कुछ रिश्ते बेहतर हुए हैं, बल्कि हर बार कुछ इस तरह की एक जो शरारत है वो दिखती है, जैसे अभी ये सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं। देखिए, मेरी समझ से नगमा, ये तीन अलग अलग बातें हैं। एक तरफ आपने मैप्स का मुद्दा उठाया, जिसके बारे में आपने बताया कि विदेश मंत्री का वक्तव्य आपने सामने रखा। मैं भी कल उस बैठक में वहां पर मौजूद था जी। जिसमें कि विदेश मंत्री ने बताया कि ये चीन की आदत है वो मैप्स पे, और ये पहली बार नहीं है, पहले भी करता रहा है। दूसरी बात है, मैंने कहा था तीन बातें हैं। दूसरी बात है जो ये सुरंगें और जो बंकर जो आपने दिखाए, जो तकरीबन 55-60 किलोमीटर पूर्व बॉर्डर के LAC के पूर्व में है, स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दोबारा वो जो सुरंगें भी बनी हुई हैं, जो सामने नजर आ रहा है। मेरी समझ से अब ये पहली दफा हुआ है, यानी पिछले 3 साल में पहली दफा हुआ है कि हमारी झड़पें कुछ इस कदर बढ़ गई हैं। जब गलवान हुआ है, जब पेगोंग त्सो लेक पे जो झड़पें हुई हैं, और उसके बाद जो गर्मा गर्मी हुई है, दोनों तरफ से डिप्लॉयमेंट बढ़ गई है। उन्होंने पहल की, उसकी वजह से हमें डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी, और अब उसके बाद ये हालात ऐसे हैं कि दोनों तरफ से डिप्लॉयमेंट है। 50 से 60 हजार सैनिक दोनों फौजों से तैनात हैं। तो वो सैनिक कहाँ जाएंगे? अगर कुछ पॉइंट से आपस में बातचीत के जरिए जो 19 लेवल 19 बातचीत हुई है, उसमें कुछ लेवल यानी कुछ फ्लैश पॉइंट्स पे डिसएंगेजमेंट हुआ है, तो पीछे आए हैं हम लोग लद्दाख की तरफ, हम लोग लेह की तरफ, और वो लोग अपनी तरफ कुछ पीछे, कुछ हद तक पीछे गए हैं। तो वो उनके लिए हमने भी रहने के लिए जगहें बनाई हैं, और जो रहने की जगहें सैनिकों के लिए बनाई जाती हैं वो बंकर्स में और सुरंगों में ऐसे फील्ड फोर्टिफिकेशंस बनाई जाती हैं। जी, सही बात आप कह रहे हैं कि जो इतने सैनिकों का जमावड़ा, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि इससे सवाल जोड़ना चाहती हूँ कि सैनिकों का जमावड़ा वहां पर है, तो ये जगह भी बन रही हैं, पर ये जो नक्शा दिखा सैटेलाइट इमेज, वो कितनी गंभीर बात है? आपको क्या लगता है? इट्स अ सीरियस थिंग, और इसके ये ऐसी जगह पे अक्साई चिन विवादित है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं? जी, तो आप बिल्कुल, मैं इसी यही कहने वाला था। इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न, मतलब ये एक बहुत सीरियस बात है। लेकिन ये भी दिखाता है, इससे ये भी पता लगता है कि चीन अब यहां से डिसएंगेज LAC से भले कर ले, लेकिन वो वापस पीछे जाने वाला नहीं है। ये ज्यादा, उसकी फौजें पीछे ज्यादा नहीं जाने वाली। वो ऐसे पोस्चर में रहेंगी, ऐसे डिप्लॉयड रहेंगी कि अगर जरूरत पड़े तो बहुत जल्द ही वो LAC पर मोबिलाइज कर सकते हैं। और फ्रैंकली ठीक ऐसा ही रवैया हमारी फौज का भी अभी होता जा रहा है। तो धीरे धीरे हम देखने वाले हैं आने वाले समय में, आने वाले सालों में, LAC अगर LOC की, पाकिस्तान के तरफ दरमियान जो LOC है, LOC की तरह बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई ना बन जाए, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम होता रहेगा बीच में, हमारे फ्लैश पॉइंट शायद होते रहे। तीसरी बात, अब मैंने कहा था 3 बात, तीसरी बात है जो आपने सवाल उठाया कि हमारे जितने भी डायलॉग्स हुए हैं मिलिट्री लेवल पे, जिसमें कि डिप्लोमेटिक अंग भी शामिल है, क्योंकि उसमें MEA के भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल है, और उसके अलावा वर्किंग मैकेनिज्म ग्रुप की भी आपस में बातचीत हुई है, यानी कि जो डिप्लोमेटिक स्तर पे बातचीत हुई है, उसमें प्रोग्रेस बहुत स्लो हुई है, लेकिन हुई है। प्रोग्रेस इसलिए स्लो हुई है कि कितने हॉट स्प्रिंग्स, पेट्रोल पॉइंट्स, कितनी जगहों पर हमने पेगोंग त्सो लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक, कितनी जगहों पे हम लोगों ने डिसएंगेज कर लिया है। हाँ, ये जरूर है कि डेप्सांग का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। डेमचौक में चारदिंगला नाला जो है, वहां पर मामला अभी सुलझा नहीं है। तो वो बातचीत चल रही है। ये हमने हिस्ट्री में देखा है कि हमारी बातचीत बहुत समय लेती है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये बातचीत चलती रहनी चाहिए। मेरी समझ से इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है कि जो मीटिंग जो अब G20 की मीटिंग हो रही है और जो हमारी बातचीत चल रही है, इनको
जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, अलग से उनको चलती जा जोड़ने की रही है। जरूरत नहीं है, वो दोनों पैरेलल साइमल्टेनियसली अपनी अपनी जगह पे हैं और वो चलती रहें। कई जानकारों से भी हमने बात की, लेफ्टिनेंट जनरल दुआ और जैसे डेमियन साइमन है सैटेलाइट तस्वीरों के जानकार। एक कहना है कि भारतीय वायुसेना की हासिल जो बढ़त है उसकी बराबरी का मकसद है। ब्रह्मचलानी से भी हमने पूछा इस मैप के बारे में, साफ जैसा आप भी कह रहे हैं कि चीन के पीछे हटने का कोई संकेत नहीं है। ये भी समझ में आ रहा है कि बड़ी झड़प की हालत में स्थिति मजबूत कर रहा है चीन। तो ये जो जहां पे ये सुरंग और टनल दिख रही है, आप मैप आपने भी देखा, आपसे जानना चाहती हूँ कि वो इलाका जो है उसके बारे में जरा हमें बताएं। अक्साई चीन का ये विवादित क्षेत्र है जहां पे ये टनल बनाया दिख रहा है। देखिए, अक्साई चीन के इलाके में पहले चाइना की कोई मौजूदगी नहीं थी। चाइना हमेशा, चाइनीज फोर्सेस, चाइनीज पीएलए आर्मी जब है वो हमेशा वहां से मोबिलाइज करके आती थी बॉर्डर पे, और ज्यादातर हमारी झड़पें जो हैं साउथ में होती थी, जहां तो जहां अब वहां पेगोंग पे त्सो चीन लेक के मौजूदगी ऊपर बना नीचे रहा है। चुका। अब वो अपनी मौजूदगी बना रहा है। इसीलिए ये एक सीरियस मामला है, क्योंकि अब वो पीछे जाएगा तो मतलब 50-60 किलोमीटर से ज्यादा पीछे जाने का उसका अंदेशा नहीं है। वो शायद वहां जी जी कुछ फौज परमानेंट डिप्लॉयमेंट करने के अंदेशे से बनाएगा। ठीक है। तो ऐसे में मंजू जी आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसे में रणनीति में बदलाव भारत की तरफ से भी जरूरी लगता है? बिल्कुल बिल्कुल हमें बदलना पड़ेगा अलोंग द बॉर्डर ऑल्सो। जैसे जनरल साहब ने कहा, डिप्लॉयमेंट हम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा रहे हैं, ये सब हमको और रैंप अप करना पड़ेगा। और जो हम वहाँ पे विलेजेस का भी जो उनको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और उनको सॉर्ट ऑफ उनके लोगों को वहाँ रिक्रूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सब जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं अलोंग द एलएसी, इनको और रैंप अप करना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें भी कुछ काउंटर ऑफेंसिव की तरह, काउंटर ऑफेंसिव इन द सेंस कि हमें उनको भी प्रेशर डालना पड़ेगा और स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग ताइवान एंड स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग दैट तिब्बत इंडिपेंडेंट है। तो जी, तिब्बत और ताइवान की तरफ जो हमारी नीति है उसमें भी कुछ बदलाव की जरूरत है चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता को देखते हुए। धन्यवाद आपका मंजू सेठ और लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम, लेकिन चीन की आक्रामकता का एक और रुख भी है। दुनिया भर में के कारोबार में चीन का हिस्सा और सप्लाई चेन का जो सवाल है उसकी वजह से भी चीन की एक आक्रामकता दिखती है। इस पर चर्चा इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की बात और चर्चा जारी है चीन और चीन की आक्रामकता पर, जिसका एक पहलू है उसका आर्थिक दबदबा। तो इसी दौरान एनडीटीवी के विशेष कार्यक्रम डिकोडिंग G20 में एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से बात करते हुए विदेश मंत्री ने बताया कि पूरी दुनिया ने पैंडेमिक के दौरान ये देखा था कि किसी भी एक देश पर मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के टूटने से किस तरह की परेशानी सामने आई है, और इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज करना या इसमें और इसको डेमोक्रेटाइज करना देशों की अब प्राथमिकता है। जो B20 के सामने जो मुख्य विषय जो है, एक तो है सप्लाई चेन का, कि सप्लाई चेन जो हम कहते हैं कंसंट्रेशन, कि दुनिया में आज अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक किस्म से ओवर कंसंट्रेटेड है। कुछ क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं है। पैंडेमिक ने ये साबित किया है कि ऐसी स्थिति जो है दुनिया की इकोनॉमी को एक आपत्ति में डाल देती है, क्योंकि भगवान न करे कुछ डिसरप्शन हो जाता है तो पूरी दुनिया एक किस्म से इसका परिणाम उनको भोगना पड़ता है। तो अभी जो है, जो मेन इश्यूज अगर आप देखेंगे, एक है कि जो इकोनॉमी में कि आप सप्लाई चेन्स को कैसे रेसिलिएंट करें, और इसकी जो एक किस्म से इसको डेमोक्रेटाइज आप कैसे कर सकते हैं। डिजिटल डोमेन में आप ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी में आप कैसे ग्रीन ग्रोथ को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ओवरऑल हमारी मैसेजिंग थी कि G20 को ग्लोबल साउथ के जो विषय जो हैं उन पे बल देना चाहिए। जब तक डेट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट फ्लो, ट्रांसपेरेंट कनेक्टिविटी, डिजिटल इक्विटी, जेंडर गैप्स की सॉल्यूशन, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ये हैं विषय।
तो इन सब का सोल्यूशन निकलना चाहिए। और अगर G20 जैसे ग्रुपिंग जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देश हैं, अगर वो इसको लीड नहीं दे पाएंगे तो कौन देगा? तो दुनिया के जो 20 सबसे शक्तिशाली देश हैं, जब G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, उनके सामने प्राथमिकताएं ये भी हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन को किस तरह से और उसका जो कहते हैं विकेंद्रीकरण किया जाए, कैसे उसका डेमोक्रेटाइजेशन किया जाए और एक देश पे बहुत ज़्यादा निर्भरता जो है वो नहीं रहे। हमारे साथ वेद जैन जुड़े हैं, अर्थशास्त्री, और जयंत कृष्णा, सीनियर फेलो CSIS। चीन की आक्रामकता की जब हम बात कर रहे हैं तो सामरिक या कहें तो कार्टोग्राफिक यानी नक्शे के जरिए जो उसकी आक्रामकता दिखती है साउथ चाइना सी में भारत के साथ जो उसकी लगी सीमा है, वहां पे जो हम सैटेलाइट इमेजेस में देख रहे हैं, उससे ज्यादा एक और पहलू है, वो है कि उसकी आर्थिक उसका जो दबदबा है। तो 2020 में जब पैंडेमिक का दौर शुरू हो रहा था, 30% वैश्विक कारोबार जो है वो चीन, हांगकांग और मकाऊ से होके गुजरता था, जो कि 2010 की तुलना में और भी ज्यादा था, 5% ज्यादा। तो ऐसे में ये कितनी बड़ी चुनौती है ग्लोबल साउथ के, क्या अहम मुद्दे होंगे जयंत कृष्णा जी? देखिए, ये आपने जैसा कहा कि ओवर डिपेंडेंस कुछ इकोनॉमीज पे, चाइना, ताइवान और हांगकांग, इन इकोनॉमीज पे ओवर डिपेंडेंस जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स हैं, उससे उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। तो पैंडेमिक के टाइम से ही बाकी कई MNCs, कई ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने अपनी सप्लाई चेन को रिलोकेट करने की जो एक मुहिम तो नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटी शुरुआत करी है। अगर आप देखिए, एप्पल iPhone 14 का जो मैन्युफैक्चर इंडिया में शुरू हुआ है, वो उसी एक पहल का एक कदम दिखता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नगमा कोई सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी और उनकी इकोनॉमी के साइज में अभी भी बहुत फर्क है। हमारी इकोनॉमी 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, चाइना की इकोनॉमी करीब 18 ट्रिलियन डॉलर की है, 5 से 6 गुनी बड़ी है। तो ये जरूर है कि पिछले 2-3 दशकों में जो उनकी GDP ग्रोथ रेट था, वो करीब 1.5 से 2% इंडिया से ज्यादा था चाइना का, जो ट्रेंड अब चेंज होता दिख रहा है। अगर आप देखिए तो जो IMF ने प्रोजेक्शंस किए हैं 2027 के, उसमें उन्होंने कहा है कि चाइना की ग्रोथ रेट 4 से 5% के बीच में होगी और भारत की 6.5-7% के आसपास होगी एनुअल ग्रोथ रेट। तो वो जो गैप है वो थोड़ा सा ब्रिज होता दिखता है। और दूसरी एक बात ये भी समझ लें, हमारी जनसंख्या जो है उसने ओवरटेक कर लिया है चाइना को, और 2007 और चाइना के साथ समस्या ये भी है, माफ कीजिएगा जोड़ रही हूं उसमें, कि एक एजिंग पॉपुलेशन है, और जो चाइना की खासियत कह सकते थे कि यहाँ पे चीप लेबर और वर्कफोर्स बहुत ज्यादा था, वो लेबर भी चीप नहीं रहा और पॉपुलेशन भी जो है वो उसकी वो और ज्यादा बुजुर्ग होती चली जा रही है। ड्रॉप इन फर्टिलिटी रेट भी देखा गया है। जी इनफैक्ट जो प्रोजेक्शंस है 2017 तक चाइना की पॉपुलेशन में करीब 0.8 से 1 करोड़ की घटेगी पॉपुलेशन उनकी नेट टर्म। इसी पीरियड में इंडिया की पॉपुलेशन करीब 7-7.5 करोड़ बढ़ेगी। तो ये पॉपुलेशन का बढ़ना में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। एडवांटेज ये होता है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बढ़ता है अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, और अभी हमारे इलाके में परचेजिंग पावर पैरिटी है, उसमें समझना चाह रही थी कि ऐसे में भारत के लिए ठीक है, अभी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, पर जैसा कि विदेश मंत्री ने कल बातचीत में कहा, एक सवाल जवाब के दौरान NDTV के खास कार्यक्रम में, कि अमेरिका का जो हाल का दौरा हुआ था उसमें से एक बड़ी बात ये भी थी कि 3 बड़ी कंपनियां अगर ये बोलती हैं कि वो भारत में सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्रीज लगाने के लिए तैयार हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उसकी कहीं मैन्युफैक्चरिंग, कहीं कुछ और इस तरह की चीजें अगर होती हैं, तो ये एक बड़ी बात है कि वो जो शिफ्ट है वेद जैन साहब, वो एक तरह से शुरू हुआ है पैंडेमिक के दौरान, जो दिखा कि ओवर डिपेंडेंस है, सप्लाई चेन के डिसरप्शन कितना दिखा। मैन्युफैक्चरिंग की बात हम करें तो 28.4% अकेले चीन से होती है। दुनिया भर में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये भी एक वजह है जिस तरह की आक्रामकता चीन में दिखती है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल कर रहा है अगर इतना ज्यादा, सप्लाई चेन की डिपेंडेंस वहां पे है। नगमा जी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊं। G20 का जो G7 के बाद बने थे 2008 में लेमन ब्रदर्स के बाद, उसका मेन उद्देश्य ये था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड ग्लोब, देयर शुड बी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो जैसे आपने कहा कि
जो भी सिस्टम है वो डेमोक्रेटाइज हो, लोकतांत्रिक और ओवर डिपेंडेंस नहीं हो। और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो 28% आज की डेट में चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है सप्लाई चेन की, और उसी की वजह से एक चाइना पे ऊपर एग्रेशन है आज की डेट में, चाहे वो हमारे इंडिया के साथ कर रहा हो, चाहे वो दूसरे कंट्रीज जो चाहे कोरिया और जापान के साथ जो वहाँ पर कर रहा है, वो एग्रेशन उसे पता है कि आज की डेट में वर्ल्ड की बहुत बड़ी इकोनॉमी की सप्लाई चेन उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और ऐसे में G20 जैसे देश जो हैं, जो मिलके जो डिस्कशन करते हैं, स्वाभाविक है कि ये सोचने की जरूरत है कि ओवर डिपेंडेंस एक कंट्री पे होना एक सप्लाई चेन में अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क माना जाता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर कोविड में 2020 में जैसे सेमीकंडक्टर के ऊपर इशू आया, तो आपने देखा होगा कि अमेरिका की कंपनी और कंपनियों ने भी बहुत सारी दिक्कत आई। इंडिया में भी आपने देखा होगा कि मोटर व्हीकल, ऑटो वाली जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, इन सबको भी सेमीकंडक्टर की सप्लाई के ऊपर बहुत बड़ा इशू आया। और उसी को देखते हुए जिसके पास आज की डेट में किसी को ब्लॉक करने की या किसी को एक्सप्लॉइट करने की या किसी को एक्सटॉर्ट करने की जो पॉलिसीज है वो उसका यूज करता है। और चाइना आज की डेट में उसी को टूल बना के यूज करने की कोशिश कर रहा है कि उसे पता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी आज की डेट में सप्लाई चेन पे उस पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में G20 में ये एक उद्देश्य बन जाता है G20 का कि इस एक्सप्लोटेशन में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हिल जाएगी, क्योंकि जो 2008 में भी हुआ था वो यही हुआ था कि फाइनेंशियल सेक्टर में इंस्टेबिलिटी आई, और जिससे आज की डेट में ये मान लिया है कि इकोनॉमी वर्ल्ड की एक कंट्री की दूसरे कंट्री से जुड़ी है। अगर किसी कंट्री की एक इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, पर्टिकुलरली वो जो एडवांस इकोनॉमी जो G20 के पार्ट है, वो दूसरी इकोनॉमी को बहुत सीरियसली इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के उद्देश्य से चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम करने की जरूरत है। और जो एग्रेशन चाइना का अगर एड्रेस करना है और जो वर्किंग करनी है, उसमें एक ही तरीका है कि आप सप्लाई चेन में दूसरे कंट्री को वो वर्किंग दे, मौका दें। और जैसे भारत में G20 का ये एक बड़ा फोकस होगा जयंत कृष्णा साहब के, जो सप्लाई चेन में हावी है चीन, उसकी जो आक्रामकता और भी जगह दिख रही है, उसको अगर काउंटर करना है तो ये भी जरूरी है कि दूसरी देशों को वहां पे जगह मिले, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी कुछ शिफ्ट हो। और भारत कितना आपको इसके लिए तैयार दिखता है? मैन्युफैक्चरिंग का 28.4% अकेले अभी भी चीन से है, और वो शिफ्ट कुछ दिखाई दे रहा है। डिपेंडेंस कम करने की भी बात है, पर इस समय वो मैन्युफैक्चरिंग की शिफ्ट जो है वो कैसे दिख रही है आपको होती हुई? देखिए नगमा, वो जो मैन्युफैक्चरिंग की शिफ्ट है उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है उसकी वेलोसिटी और ज्यादा होनी चाहिए। भारत को एक ज्यादा हंगर दिखाने की जरूरत है ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को सॉलिसिट करने के लिए या सप्लाई चेन के रिलोकेशंस को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है हमारी, वो उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है, बट हमें लगता है उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की, उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमारा एजुकेशन सिस्टम में और स्किल्स का जो क्षेत्र है उसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने देखिए, अगर आप इंडिया और चाइना की इकोनॉमी को कंपेयर करिए तो हमने इकोनॉमिक हमारे भी सक्सेसफुल हुए थे, उनके भी सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन उन्होंने इकोनॉमी की सक्सेस के बाद जो सरप्लस जनरेट हुआ कंट्री में, उसको प्लाउ बैक किया था अपनी यूनिवर्सिटी सिस्टम में, हायर एजुकेशन में, स्किल्स में। उसमें हम लोग कहीं पीछे रह गए हैं। तो हमें लगता है वो एक स्किल्स में और हायर एजुकेशन में खास तौर से बहुत बढ़ोतरी करने की जरूरत है। और एक्सपोर्ट सेंट्रिसिटी हमारी जो इकोनॉमी की है वो अभी कम है फिलहाल, वो बढ़ाने की जरूरत है। तो वो कुछ शुरुआत हो रही है, लेकिन हमें बिल्कुल ये शिफ्ट भी देखा जा रहा है और ज्यादा, जैसा आपने कहा कि इसमें गति की जरूरत है। भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत की आबादी जो है वो चाइना से अब ऊपर है, तो इसको अगर आप अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकें तो ये इसके लिए एक बोनस हो सकती है। चाइना के पास अब वर्किंग एज की पॉपुलेशन जो है उसमें कमी आई है। शुक्रिया आपका जयंत कृष्णा और वेद जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। चीन की आक्रामकता का एक पहलू उसके आर्थिक दबदबा है, और उसको काउंटर करने के लिए इसके सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। विदेश मंत्री के साथ जो ये बातचीत का हिस्सा आपने सुना, आपको बता दें कि शाम के 6 बजे आप इसकी ये पूरी बातचीत जो है वो देख सकते हैं NDTV पर। शाम 6 बजे NDTV इंडिया पर डिकोडिंग G20 एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया की बातचीत S जयशंकर के साथ। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि सरकार के इस फैसले का चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। NDTV की वसुधा वेणुगोपाल के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को रेवड़ियां बांटने की आदत से दूर होना चाहिए।
concern about inflation and price rise is a constant thing. Our inflation and all these situation is much better than elsewhere. Okay, number one. But this has got nothing to do with elections. Your ability to reduce prices and your ability to insulate your consumer, these abilities are directly contingent on your ability to draw from the economic situation. Let the non-BJP states also reduce the VAT that they charge. Let them also rationalize their economics and move from the culture of freebies into focused. If a subsidy has to be given, it has to be targeted. It has to be in the favor of the most vulnerable section. And also, madam, it should be digressive. यानी कि subsidy दे दी और it becomes an entrenched benefit.